Zero Academy। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। कुछ स्टूडेंट का कहना था कि वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस का हम क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आएँ, ऐसा उनका कमेंट था। तो उसी के तहत हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे बारी बारी से। आपका अभी तक क्या है कि हमने निम्न क्वेश्चन सॉल्व किए, अलग से क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें हम सेपरेट चलते थे टॉपिक वाइज। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सीरीज़ में लेकर आऊँगा आपके लिए जिसमें हम 25 क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया करेंगे और जो सारे क्वेश्चंस को सारे टॉपिक को मिलाकर हुआ करेगा, जैसा कि आपके एग्जाम में आता है उसी पैटर्न का। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट एज अ कॉपर वायर ऑफ 2 to 5 मीटर लॉन्ग इज कट इनटू 900 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब इस तरीके से लेंथी लिखा होता है तो हम इसको देख के सोचते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं थोड़े स्टफ होंगे और हम आगे स्किप कर जाते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। क्वेश्चन देखिए आपको कह क्या रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ एक कॉपर वायर है, एक कुछ ऐसा वायर है, इसकी लंबाई आपको बता रहा है कि ये 2 to 5 मीटर है। इसे हमें 900 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मीन्स कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 ऐसे करते हमको 900 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। आपको ध्यान होगा, मान लीजिए मेरे पास एक पाइप है, ये एक पाइप है, मैं कहता हूँ कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये 2 पार्ट में, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा, 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, दिस मच इक्वल्स टू, एक हिस्से को यदि मुझे बताना है तो ये कितना हिस्सा होगा, तो एक जो पहले जितना था और कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, तो हम यही बोलेंगे ये हाफ है और ये हाफ है, तभी तो ये टोटल 1 था। बात समझ में आ रही। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे कि टोटल कितना था हमारा 2 to 5 मीटर, तो टोटल था 2 to 5 मीटर और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 900 इक्वल्स पार्ट्स में, इसलिए 900 का इसमें हम भाग दे देंगे। टोटल जितना होगा ऊपर में रखेंगे, जितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे में रखेंगे, और इस तरीके से रखने के बाद इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। दिस मच इज इक्वल्स टू 2 to 5, मैं मीटर अभी रहने देता हूँ, लास्ट में लिख लेंगे। 900 को लिख सकते हैं 9 into 100, क्लियर है। 900 को हम लिख सकते हैं 9 गुणित 100, और 9 से हम डायरेक्टली फिर इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से ये हो जाएगा 9 से हमारा 25 टाइम्स में डिवाइडेड बाई 100 हो जाने के बाद आपको पता है कि ये अभी हमारा एक फ्रैक्शन है। कोई भी चीज़ जो p बाई क्यू के रूप में लिखा होता है उसको हम भिन्न कहते हैं, तो ये भिन्न है। तो इस भिन्न को हमें, क्योंकि हमारा ऑप्शन दशमलव में दिया हुआ है, इसलिए डेसिमल में लेकर आना है। आपको पता है कि जब डेसिमल में चेंज करना होता है तो नीचे हम देख लेते हैं कितना शून्य है, नीचे 2 0 है, तो ऊपर से 2 डिजिट हम छोड़ देते हैं, 2 0, इसलिए 2 डिजिट छोड़ देंगे, और उसके बाद इस 1 के कारण यहाँ पे हम लगा देते हैं डेसिमल, और उसके सामने लगा देते हैं कुछ नहीं मतलब 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.25, क्लियर है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, दैट इज 2.5 मीटर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस में दिया हुआ था, मीटर में, इसलिए आंसर भी आएगा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the total resistance if 3 resistance of 4 ohm, 6 and 8 ohm respectively are connected in parallel। पैरेलल बोल रहा है, ध्यान पे रखना है, समांतर क्रम में यदि जोड़ना है। समांतर क्रम कहने का मतलब एक ऐसा होगा, ये दूसरा रेजिस्टेंस होगा और ये तीसरा रेजिस्टेंस होगा, ये तीनों कुछ इस तरीके से सप्लाई के साथ जुड़े होंगे। ऐसा जो कनेक्शन होता है R1 R2 R3, इसको हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन ध्यान में रखना ये है कि आप पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, इधर से करंट सप्लाई होगा। यदि करंट जो है अलग अलग रेजिस्टेंस में, प्रतिरोध में यदि बढ़ जाता है तो वो होता है पैरेलल कनेक्शन। जैसे कि ये करंट, कुछ करंट यहाँ पे I1 इधर चला जाएगा, फिर कुछ बचा इधर होगा, इधर पे I2 चला जाएगा, और लास्ट इधर पे I3 करंट। ये करंट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पैरेलल है। अगर वो सीरीज कनेक्शन होता, कुछ इस तरीके से होता, तब की कंडीशन में प्लस माइनस यहाँ से जो करंट आई जा रहा होता वही करंट आई यहाँ से जाएगा और वही करंट आई यहाँ से जाएगा। अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा सीरीज कनेक्शन है। तो ये पता लगाने के लिए है, अगर आपको डायरेक्ट डायग्राम दे दिया जाता है तो आप कैसे जानेंगे कौन सा सीरीज है और कौन सा पैरेलल है। आगे इसके बारे में डिटेल हमने जो इसका जो सेपरेट वीडियो है उसमें तो अपलोड किया ही हुआ है। बाकी हम फिर भी इस तरीके से इसका बेसिक जो जानकारी है वो सॉल्व करते चलेंगे ताकि आपके दिमाग में वो फिर से वापस आ जाए। यहाँ पे हमको 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक है 4, दूसरा है 6 और तीसरा है 8।
इन तीनों को सीरीज कनेक्शन में जोड़ने के लिए आपको पता है कि अगर पैरेलल कनेक्शन में 1/r इक्विवेलेंट बराबर हो जाता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तीनों को उल्टा करके जोड़ देते हैं, 1/4, 1/6 और ये हो जाता है 1/8। टोटल तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 24 आने के बाद ये 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि 24 कैसे आएगा, जब 4 को हम 6 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा। वैसे ही हम 6 को 24 लाने के लिए हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा और 8 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से टोटल ये हो जाएगा 10, 3, 13, 13/24। तो ये क्या है 1/r इक्विवेलेंट, लेकिन आंसर हमें क्या चाहिए r इक्विवेलेंट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पक्षांतर करना पड़ेगा, या तो हम बोले कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें कुछ इस तरीके से, r इक्विवेलेंट बराबर है 13/24। तो या तो हम इसको ऐसा तिर्यक गुणा कर दें या तो फिर इसको जस्ट व्युत्क्रम कर दें, उल्टा कर दें। तो r इक्विवेलेंट बराबर ये हो जाएगा 24/13। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, 24/13 करेक्ट है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द लेंथ L2 इफ टोटल लेंथ L इज 2.5 मीटर। ये कुछ डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। इस डायग्राम की बात कर रहा है, यहाँ पे ये जो टोटल लेंथ है इसका, यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल लेंथ है, ये L जो लिखा हुआ है टोटल, ये है हमारा 2.75 मीटर करेक्ट है। ये डिवाइड कर रहा है, यहाँ से इसको कट कर रहे हैं, तो इधर का पार्ट को L1 बोल रहा है, इधर के पार्ट को L2 बोल रहा है। इन दोनों के बीच में L1/L2, इन दोनों की लंबाई का हमको अनुपात दिया हुआ है 2/3 करेक्ट है। आपको ये बात समझ में आ रहा है कि L1 प्लस L2 ये दोनों मिला के ही इसकी टोटल लंबाई बनाता है L, ठीक है। अगर मैं अनुपातिक तौर पे देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि L1 मान लो 2 है और L2 मान लो 3 है। तो इन दोनों को, ये किस रूप में है, अनुपात के रूप में है। तो ये 2 है और ये 3 है, तो टोटल कितने हो गए 5। तो ये 5 अनुपात जो है वो कितने के बराबर है, 2.75 मीटर के बराबर है। ये अनुपात में ध्यान पे रखेंगे, 5 अनुपात 2.75 मीटर के बराबर है। हमें निकालना क्या है, L2 का मान याद करना है। L2 मतलब ये 3 अनुपात का मान याद करना है। एक एक नियम का तरीका आपको पता है, 5 अनुपात का मान यदि इतना है तो 1 अनुपात का मान कितना होगा, तो आप कैसे करोगे, 2.75 मीटर डिवाइडेड बाई 5 ऐसा कर दोगे। तो फिर 3 का आप निकाल सकते हो करेक्ट है। 3 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 अनुपात का मान बराबर 2.75/5 गुणा 3। 3 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि L2 का जो वैल्यू है वो 3 है, इसलिए हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्लियरली आप इस बात को, ये तो पूरा तरीका हुआ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए। आप डायरेक्टली इस चीज़ को देखते साथ आपको क्या समझ में आना चाहिए था कि L1 एंड L2 जो है आपको 2:3 दिया हुआ है, मतलब टोटल होता है 5, और आपको निकालना है कितने का वैल्यू, 3 का वैल्यू। L2 का वैल्यू 3 है, जिसका मान निकालना है ऊपर में रखना होता है, जिसके सापेक्ष निकालना है, मतलब टोटल कितना है 5 का निकालना है। ये अनुपातिक तौर पे है दोनों, तो इसका मान कितना दिया है, इसका मान को इसके साथ गुणा करते हैं और ये मान होता है 2.75। हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से इस फॉर्मेट पे लिखते हैं। अगर आपने मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस परसेंटेज का वीडियो देखा होगा तो आप वहाँ से इसको आसानी समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। ये जो प्रोसेस है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये दशमलव को हटाने के लिए हमको यहाँ पे लिखेंगे 1 और उसके बाद 2 डिजिट है, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे 2 0। यह बात आपको समझ में आता है। और उसके बाद आप देखिए कि इसको हम सिंप्लीफाई किससे कर सकते हैं या किससे कटा सकते हैं। क्लियर है। इसको कटाने के लिए जैसे कि आप यहाँ से 5 को यूज़ कर सकते हो। 0 0 वाले बाद में आसान होते हैं तो आप 5 से कटा दो, तो हो जाएगा 5 पंचे 25 और 2 आ जाएगा, फिर 5 पंचे 25 करेक्ट है। 55 का आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 165 और डिवाइडेड बाई में है 100। सो दिस मच इक्वल्स टू, अब ये क्या है हमारा एक भिन्न है, इसको वापस हम किस में लेके आएंगे, डेसिमल में लेके आएंगे, क्योंकि हमारा ऑप्शन जो है वो डेसिमल में दिया हुआ है। डेसिमल में करने के लिए आपको पता है कि जितना नीचे में 0 है उतनी संख्या हम यहाँ छोड़ देंगे, 1 2 0, तो इसको और इसको छोड़ देते हैं, मतलब 65। उसके बाद ये 1 के कारण हमको लगाना होता है डेसिमल और उसके जस्ट बाद में इधर संख्या है 1, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1.65 मीटर, क्योंकि टोटल लेंथ जो है हमारा मीटर में दिया हुआ था। ऑप्शन इस तरीके से हमारा मैच करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ब्लॉक वेट। ब्लॉक, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस ब्लॉक का वेट निकालना है केजी में, यदि वॉल्यूम है इसका 320 सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी इज दिस। आपको पता है कि डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ये सूत्र आपको याद होगा। द्रव्यमान का मान आपको निकालना है यहाँ पे, वो भी केजी में।
तो द्रव्यमान m बराबर हो जाएगा डेंसिटी, इसको इधर पक्षांतर करोगे तो डेंसिटी के साथ वॉल्यूम का हो जाएगा गुणा। दिस मच इज इक्वल्स टू, डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है आपको 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इनटू वॉल्यूम हमको दिया हुआ है 320 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखेंगे ये सेंटीमीटर क्यूब में, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है, ये दोनों ऐसे तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। दिस मच इक्वल्स टू, ये डेसिमल को यदि आप हटाओगे तो नीचे में आ जाएगा 10, ये 0 और ये 0 कट हो जाएगा, तो बचा कितना 89 इंटू 32। हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने से ये हमको मिल जाता है वैल्यू, दिस मच इज इक्वल्स टू 2848। ये है हमारा ग्राम में, ये हमारा ग्राम में। लेकिन क्वेश्चन में हमको बोला कि केजी में निकालो, ये ग्राम में। आपको पता है कि 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू होता है 1 केजी, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हमको इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। क्लियर है, क्योंकि हम यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000, ये 1000 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 1/1000 केजी ऐसा हो जाएगा। 1 ग्राम का मान इतना है, तो 2848 ग्राम का मान कितना होगा। सो सिंपली हम 2848 डिवाइडेड बाई कर देंगे 1000 और ये हो जाएगा हमारा आंसर केजी में। क्लियर है, फिर वही काम ये भिन्न में दिखाई दे रहा है, 1 2 3 शून्य है तो 1 2 3 संख्या हम छोड़ देंगे, उसके बाद इस 1 के कारण यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल, तो आंसर हो जाएगा 2.848 केजी, कुछ इस तरीके से। क्लियर है, ऑप्शन हमारा मैच करता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी 2.848 kg। What is the value for specific heat of water? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का वैल्यू क्या होता है, ये मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसका वैल्यू होता है 1। अब ये भी डिपेंड करता है कि कब, जैसे कि इसका वैल्यू जैसे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि इसका यूनिट क्या होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो स्पेसिफिक हीट का यूनिट यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है आपको, तो 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है तो सीधा हो जाता है हमारा 1। अब कैसे कैसे होता है मैं आपको बता दूं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की यदि हम बात करें तो 1 कब होता है, जब कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड यदि होगा तब उसका वैल्यू होता है 1। क्लियर है, लेकिन अगर वो जूल में देगा तब ये वैल्यू हो जाता है 4.138 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए या शॉर्ट में लिखने के लिए ये जो है 1.38 जो रहता है इसको 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड बोला जाता है। एक और चीज़ है, यहाँ पे हमने लिखा जूल लेकिन नीचे में है ग्राम, एक और बोलता है वो हो जाता है 4.2 किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे हम किलो के लिए 1000 मल्टीप्लाई करते हैं और इस ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए भी हम 1000 को नीचे में डिवाइड कर देते हैं, तो इसीलिए ये वैल्यू सेम रह जाता है क्योंकि 1000 कट जाएगा। तो हमारा आंसर अगर इस यूनिट में दिया है किलो जूल में तब भी 4.2 होगा, और अगर केवल जूल में दिया है लेकिन जूल के साथ यदि वो ग्राम में दिया होगा तब भी आंसर हमारा 4.2 होगा। तो ये तरीके हैं, ये वैल्यूज़ हैं, आपको यूनिट के साथ याद रखना है। जनरली आपको सीधा सीधा 1 वाला पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ और हैं। एल्युमिनियम जो होता है, कभी हो सकता है शायद आपके एग्जाम में पूछ दे, एल्युमिनियम का स्पेसिफिक हीट होता है 0.22 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसके साथ साथ कॉपर जो होता है, कॉपर का वैल्यू होता है 0.1, सेम यूनिट होगा कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और आयरन जो होता है, फेरस जो होता है, इसका वैल्यू होता है 0.12 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो हो सकता है वाटर ना पूछ के आपको इनमें से भी कोई पूछ दे, इतना आपको याद रखेंगे, डेफिनेटली इससे बाहर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट फॉर वेलोसिटी। आपको पता है वेलोसिटी का यूनिट क्या है। वेलोसिटी सबसे पहले किसी का भी यूनिट जानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बनता है आपका, दिस इज ds/dt। मतलब आप ये कहते हैं कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय, यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। विस्थापन लंबाई का मात्रक होता है, विस्थापन का अगर हम एमके सिस्टम में यूनिट देखें तो ये होता है मीटर और समय का हो जाता है सेकंड, तो वेग का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, मीटर पर सेकंड। अगला है
हाउ मच इज 8% ऑफ 40 kg? 40 kg का 8% कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सीधी सी बात है, हमें कैलकुलेट करना है 40% का, तो 40 kg का, तो 40 kg ये क्या लिखा, 40 किलो का 8% का मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई, 8% मतलब हो जाएगा 8/100, कुछ इस तरीके से। यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, उसके साथ 0 और नीचे में 2 0, ये है हमारा केजी में। ये एक जीरो कट जाएगा और इस जीरो के कारण एक डिजिट हम छोड़ेंगे और उसके बाद लगा देंगे डेसिमल, तो दिस मच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3.2 kg। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। क्लियर है? ऐसे एक्सप्रेशंस जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान होता है, आपको पता ही है, आपने परसेंटेज का वीडियो देखा हुआ है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस of an electric iron if a rating of electric iron is 220 volt and 500 watt? आपको पता होना चाहिए कि V वोल्ट जो बोल रहा है, ये आपका V जो है का वैल्यू, वोल्ट पोटेंशियल का वैल्यू 220 है, वॉट दिख रहा है, इसका मतलब वो पावर की बात कर रहा है, क्योंकि पावर की इकाई होता है वॉट, तो वॉट मतलब पावर, और पावर दिया हुआ है हमको 500। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा। हमें पता है कि P इज इक्वल्स टू पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इंटू आई, या फिर यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस के टर्म पे बात कर रहे हैं तो हम इस करंट को किस में चेंज कर देते हैं, रेजिस्टेंस में यदि हम चेंज कर देते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाता है V²/R। तो पावर का फॉर्मूला VI, या फिर हम क्या लिख सकते हैं V²/R। R का यदि मुझे वैल्यू चाहिए तो R को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, तो ये हो गया R और ये P आ जाएगा इधर, तो V²/P। तो R निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। क्लियर है? V हमको दिया हुआ है 220, तो 220 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे आप 220 इंटू 220 दो बार स्क्वायर हो गया, मतलब 2 बार, और डिवाइडेड बाई P, पावर कितना है हमारा 500, ये जीरो कट गया, ये जीरो और ये जीरो कट गया। क्लियर है? उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है 22 इंटू 22, इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 484 और डिवाइडेड बाई ये नीचे में है हमारा 5। अब आप इसको और कटा दीजिए, इसको और कटा देंगे तो दिस मच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 45, तो 96 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 8 ओम आंसर हो जाएगा 96.8। हमने क्या किया, 484 को 5 से डिवाइड कर दिया। ऑप्शन नंबर हमारा इसके हिसाब से मैच कर रहा है 96.8, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल? ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी का वीडियो हमने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, हमने इसका सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होता है वो करेक्ट ऑप्शन है डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। विच काइंड ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस बाय अपवर्ड फ्लो? क्वेश्चन में पूछा है अपवर्ड फ्लो में कौन सा ट्रांसमिशन होता है हीट का। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हीट ट्रांसमिशंस के 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हीट ट्रांसमिशन कितने तरीके से होता है, तो 3 तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। क्लियर है? सबसे पहले मैं बात करूं कंडक्शन का, तो कंडक्शंस कहां पर होता है? कंडक्शंस के तहत हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन तब होता है जब कोई 2 बॉडी कांटेक्ट में होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कोई सॉलिड बॉडी यदि होता है, कोई ठोस होता है, या हम कह सकते हैं कोई मेटल जो होता है, इन सब चीज़ों के लिए जब कभी बोले, सॉलिड बोले, मेटल बोले, बाय कांटेक्ट बोले, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? कंडक्शन के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि मान लीजिए मैं बात करता हूँ कि एक रॉड है, इस रॉड के इस साइड को यदि आप हीट देते हो, गर्म करते हो, तो इस वाला हिस्से को टच करने से ये भी गर्म फील होता है। तो ये कैसे हुआ? ये कंडक्शन के तहत हुआ, क्योंकि ये सॉलिड मटेरियल है और इसके अणु परमाणु जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और उसके तहत इसमें हीट का ट्रांसमिशन होता है। डिटेल हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख लेंगे। दूसरा इसका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का जो तरीका है, कन्वेक्शन जो होता है ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी बाय अपवर्ड फ्लो। बेसिकली अपवर्ड फ्लो जो होता है वो कन्वेक्शन में होता है। इसका आंसर करेक्ट होगा हमारा बी। अपवर्ड फ्लो कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी किसी लिक्विड की बात करेगा या गैस की बात करेगा, तो लिक्विड या गैस में मान लीजिए मैं बात करता हूं कि ये हमारा इसमें पानी भरा हुआ है और इसको आप हीट करते हो।
ऐसा करने से होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये जो है एक सॉलिड है, ये सॉलिड में हीट ट्रांसमिशन होगा सबसे पहले। तो ये तो कंडक्शन के थ्रू ये गर्म होगा सबसे पहले डायरेक्टली मेटल, ये गर्म होने के कारण इसका जो पानी का निचला जो सतह है वो गर्म होगा। तो सबसे पहले यहाँ से इस मेटल से जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो तो बाई कंडक्शन होता है, लेकिन जैसे ही पानी में हीट जाता है तो नीचे वाला गर्म होकर ऊपर जाता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है और वो ठंडा पानी वापस गर्म होकर ऊपर जाता है। तो जैसे ही वो गर्म हो रहा है, मतलब जैसे उसको हीट मिल रहा है, वो किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो कोई भी लिक्विड या गैस जो होते हैं उसमें सेम यही कॉन्सेप्ट लगता है, उसमें अपवर्ड फ्लो होता है, मतलब ऊपर की ओर प्रवाह होता है। तो कभी भी ऐसा होगा, वो तरीका होता है हमारा कन्वेक्शन का। क्लियर है? अगर आपको कभी कभी ऑप्शन में यदि पूछा जाए कि इसके एग्जाम्पल और कौन से होते हैं, तो जितने भी जो डोमेस्टिक हॉट वाटर जो सिस्टम होता है वो एग्जाम्पल होता है हमारा कन्वेक्शन का। इसके साथ साथ हम बात करें कि जो मोटर कार्स जो होते हैं उसमें जो कूलिंग सिस्टम जो होता है, आपने बाइक में देखा होगा कि उसके सामने में फिन्स लगा होता है, जो जहाँ पर उसका प्लग लगा होता है वहाँ पे फिन्स लगा होता है, जो कटा कटा सा पोर्शन आपको जो दिखाई देता है। तो वो सब क्या है, हीट ट्रांसमिशन के लिए होता है, और वहाँ पे हीट ट्रांसमिशन होता है कन्वेक्शन के द्वारा। थर्ड है आपका इसका रेडिएशन, और रेडिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। रेडिएशन जो होता है, तब रेडिएशंस काम करता है जब कोई भी बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होता। हम बात कर रेडिएशंस में कांटेक्ट नहीं होता है, ये स्पेस में काम करता है जहां पर कोई मीडियम नहीं होता। कॉन्टैक्टलेस बोले, स्पेस में बोले, जहां पे मीडियम नहीं है वहां पे बोले, या निर्वात बोले, इन ऐसे शब्द यदि यूज किया है तो वो किसके अंतर्गत आता है, रेडिएशंस के लिए। इसका कॉमन एग्जांपल जो बार बार पूछा जाता है वो यही है कि सन से जो लाइट एनर्जी जो हम तक पहुंचता है, सन से जो रेडिएशंस जो आता है धरती पे, तो ये किसके द्वारा होता है, रेडिएशंस के द्वारा होता है। और ये भी बता दें कि ये जो रेडिएशंस जो आता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा ट्रांसफर होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता, और मीडियम नहीं होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा हीट ट्रांसमिशन होता है रेडिएशन मेथड में। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जनरली ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगला है विच मेटल कंटेन आयरन एज अ मेजर कंटेंट। देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें ब्रास और ब्रोंज जो दिख रहा है, पीतल या ब्रोंज जो दिख रहा है, पीतल या कांसा, ये तो आपके दोनों एलॉय हैं, मिश्र धातु हैं। और मिश्र धातु ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ब्रास किससे मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला इन दोनों में ब्रास एंड ब्रोंज में जो कॉमन होता है वो होता है कॉपर। इन दोनों में एक जो मेटल है वो कॉपर होता है। दूसरा ध्यान रखिएगा, एक होता है आपका टीन एसएन और एक होता है आपका जिंक। क्लियर है? अब ब्रास जो होता है, ब्रास में देखिए ये एस एस वाला पहले से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसमें एस वाला नहीं होगा। तो ब्रास किससे मिलकर बना होगा, कॉपर और जिंक से। ब्रॉन्ज में जेड आता है, मतलब उसमें जिंक नहीं होगा। तो ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना होगा, कॉपर और टिन से। ये याद रखने के अपने तरीके हैं, आपको जैसा पता होगा आप वैसे याद रखिएगा। लेकिन कंफ्यूजन इसमें यही हो जाता है कि उस टीन के साथ था या जिंक के साथ था, और इसीलिए क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर होगा कि एज अ मेजर कंटेंट किसमें होता है, तो फेरस मेटल जो होते हैं उसमें आपका मेजर कंटेंट होता है आयरन का। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ रेड हॉट मेटल अप टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जनरली ये बार बार पूछा भी जाता है। तो 3000 मतलब मैक्सिमम, या ये देखिए क्वेश्चन अगर ऐसा बोलता है कि रेड हॉट मेटल, कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा गर्म है, जो भट्टी में जो जल रहा होता है, जैसे जो चिमनी होता है या कोई भी फर्नेस जो होता है, उन सब जगहों का अगर हमको टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो वो किस इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है, जहाँ पे हज़ारों से ज़्यादा अगर उसका वो होना चाहिए टेम्परेचर जब पहुँच जाता है। बेसिकली ये कितना बोल रहे हैं, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सीधा सीधा सा जो आंसर होता है वो है आपका रेडिएशन पायरोमीटर। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जस्ट कुछ देर पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए, वहाँ पे रेड हॉट की यदि बात आता है तो वो कौन सा होता है, रेडिएशन वाला होता है। तो रेडिएशन पायरोमीटर से हम ये काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा तो वहाँ पे बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो हम काम नहीं कर सकते। क्लियर है? इसमें एक ऑप्शन जो दिया हुआ है वो क्या है हमारा, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर की बात कर रहे हैं।
तो थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर जो होता है, इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो होता है हमारा, अगर मैं फ़ारेनहाइट पे बात करूं तो हो जाता है 800 से 2400 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग, ये होता है थर्मो इलेक्ट्रिक पैरोमीटर का। वैसे ही हम बात करें बाईमेटल थर्मोमीटर का, तो बाईमेटल कहने का मतलब क्या है कि दो मेटल से मिलकर जो थर्मोमीटर बनता है। तब यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो दो मेटल कौन कौन से हैं। तो अगर वो मेटल अलग अलग होता है तो उससे उसकी कैपेसिटी जो है या उसका जो टेम्परेचर रेंज जो है वो बदलते जाता है। तो जो जैसा दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर होगा। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे प्लैटिनम रोबिडियम की मैं बात करता हूँ, तो उसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो होता है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्लैटिनम एंड रोबिडियम। मैं लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे प्लैटिनम रोबिडियम। अगर इससे बाईमेटल से अगर थर्मोमीटर बनाया जाता है तो इसका जो रेंज जो होता है वो जाता है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है आपका अल्कोहल थर्मोमीटर। अल्कोहल थर्मोमीटर अगर बहुत कम टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहल थर्मोमीटर जो है बहुत ही कम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो रेंज होता है वो होता है -40 डिग्री टू 120 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कितना कम होता है। क्लियर। अगला है कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ये है हमारा डेसिमल में दिखाई दे रहा है। क्लियर है। परसेंटेज में चेंज करना है। आपको पता है कि सबसे पहले परसेंटेज में जैसे किसी को चेंज करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वो भिन्न में होना चाहिए a/b के रूप में, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर परसेंटेज में लाना है तब। बात समझ में आ रही है। अगर परसेंटेज में दिया हुआ है, जैसे कि वो ऑलरेडी परसेंटेज में दिया है 20%, तो इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए हम क्या काम करते हैं कि 20 लिखते हैं और जो जिसके साथ परसेंटेज लिखा है उसके डिवाइड में 100 कर देते हैं। तो अभी हमको उल्टा जाना है, हमको परसेंटेज में लाना है, तो परसेंटेज में लाने के लिए हमको 100 से उसमें गुणा कर देना होता है। हमको ऑप्शन दिया हुआ है 456, डेसिमल को हटाएंगे तो इस डेसिमल कारण यहाँ पे आ जाएगा 1, और उसके बाद है 3 डिजिट, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 3 शून्य, और उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 का। 2 0 0 यहाँ से कट जाएगा। दिस मच इज इक्वल्स टू, इस जीरो के कारण एक संख्या छोड़ेंगे और यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, तो 45.6%। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ इमर्सन हीटर। इमर्सन हीटर जो यूज़ करते हैं इसका हमको वोल्टेज फाइंड करना है, V फाइंड करना है। आपको पता है, देखिए ये P पावर वाट पे दिया है मतलब पावर दिया है, एम्पेयर मतलब दिया है मीन्स ये करंट है आपका। हमें फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। V निकालना है तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा P अपॉन आई, पावर बटा करंट। पावर कितना है हमारा 500, पावर है हमारा 500 डिवाइडेड बाई एम्पेयर, एम्पेयर है 2.27। कुछ इस तरीके से वैल्यू दिया हुआ है करंट का। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए दिस मच इज इक्वल्स टू, ये डेसिमल ये अगर हम हटाते हैं तो इसके कारण क्या हो जाएगा, एक 1 आ जाएगा और इसके बाद 2 0, 2 संख्या इसलिए 2 0 आ जाएगा और ये डेसिमल इस तरीके से यहाँ से हट जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने से ये वैल्यू जो है हमारा ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने से दिस मच इज इक्वल्स टू हमको मिलता है 220 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली। ये कुछ इस तरीके से है, 220 के आसपास आता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन मैच कर रहा है 220, ऑप्शन नंबर सी 220.3। क्लियर है। बस फॉर्मूला याद रखना है पावर का। विच इज द यूनिट ऑफ करंट। करंट का इकाई क्या है, आपको पता है कि करंट की इकाई एम्पेयर होता है। ये है आपका करंट का इकाई। वोल्ट पोटेंशियल का इकाई होता है। ओम आपके रेजिस्टेंस की इकाई होता है और वॉट जो होता है आपका पावर का इकाई होता है। व्हाट इज द एरिया ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर। एक वृत्त कुछ इस तरीके से है जिसका जो डाया है D फॉर डाया, ये आपको दिया है 50 सेंटीमीटर। आपको पता है कि सर्कल का एरिया का फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर बाई 4। ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि डाया बराबर हो जाता है रेडियस का 2 गुना। इस सूत्र से अगर आर बराबर क्या हो जाएगा D/2, तो D/2 रखेंगे तो स्क्वायर करने के कारण 4 हो जाता है। तो आप तो या तो पाई आर स्क्वायर लिखिए या तो फिर पाई डी स्क्वायर बाई 4 लिखिए, दोनों में से जो आसान लगे आपको। पाई का मान जो हो जाता है आपका 22/7 होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि 3.14, तो 22/7 ले लेते हैं। डी का वैल्यू दिया है 50, उसका भी स्क्वायर है तो 50 × 50 डिवाइडेड बाई ये कुछ इस तरीके से 4 हो जाएगा। ये हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 2 से जाएगा
2 से ये जाएगा हमारा 11 से ये जाएगा हमारा 2 से, तो ये हो जाएगा 25 और ये हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 125। 125 को 11 से मल्टीप्लाई करके हमें 7 से डिवाइड करना होगा। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर हो जाएगा 1962.5। क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इसलिए एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी 1962.5 करेक्ट आंसर। अच्छा, सर्कल की हम बात कर ही रहे थे तो सर्कल का पेरीमीटर भी पूछा जाता है। तो पेरीमीटर होता है 2 पाई आर और 2 और आर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, डी के बराबर, इसलिए ये हो जाता है पाई इंटू डी। तो 2 पाई आर बोलेगा, पाई डी बोलेगा तो वो उसका परिधि को बताता है, पेरीमीटर को बताता है। लेकिन पाई आर स्क्वायर बोलता है या फिर पाई डी स्क्वायर बाई 4 बोलता है तो वो उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट एमंग द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है कि कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर ये तीनों तो आपके मेटल हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रह जाता है माइका और ये होता है हमारा करेक्ट आंसर एज अ इंसुलेटर। सेपरेट वीडियो इसका अपलोडेड है कंडक्टर एंड इंसुलेटर का, आप वहाँ से बिल्कुल एक बार जरूर देख लीजिएगा। व्हाट इज द फोर्स विथ विच बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ये रहा हमारा अर्थ और कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये इस अर्थ के सेंटर की ओर खींचा चला जाता है। किसके कारण, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा m, और ये जो अर्थ अपनी ओर खींचता है किससे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन के कारण। तो इस m और इस g के कारण जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला कहलाता है आपका वेट का, भार का। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। मास आपको पता है, केवल m जो होता है, वेट W हो गया, वॉल्यूम V, डेंसिटी जो होता है रो, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू आयतन द्रव्यमान बटा आयतन, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। वेट का फॉर्मूला हमारा mg हो जाता है, करेक्ट है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है। हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि वेग जो होता है वो होता है विस्थापन ds/dt, विस्थापन बटा समय, मतलब मीटर अपॉन सेकेंड। और एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv/dt, मतलब अब इसका रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, मतलब वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। दिस मच इक्वल्स टू, पहले से ही इसका देखिए ये पहले v है और v का इकाई पहले से क्या है m पर सेकेंड, और ये फिर से समय आ रहा है तो एक बार और सेकेंड आ जाएगा, तो ये सेकेंड नीचे आएगा तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके साथ साथ आपको एक्सेलरेशन पता है तो आपको फोर्स या बल का फॉर्मूला भी याद रखिएगा। बल बराबर ये हो जाता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए का यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और द्रव्यमान का हो जाता है kg। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही कहा जाता है न्यूटन, करेक्ट। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मैक्सिमम हाइट अ स्टोन विल रीच इफ इट इज थ्रोन अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ये धरती पर एक लड़का खड़ा है और ये पत्थर को ऊपर की ओर फेंकता है, तो ये मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। आप सिंपली इस प्रोसेस को समझिएगा। कोई लड़का खड़ा है तो वो क्या करेगा, अपने हाथ में ये पत्थर को उठाएगा, उठा के जब ये ऊपर की ओर फेंकेगा तो ये तब तक ऊपर जाएगा, ऊपर जाते जाते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये ऊपर जाना बंद कर जाएगा, मतलब ये वहां पे रुक जाएगा। भले ही बहुत ही कम सेकंड के लिए होगा लेकिन रुक जाएगा, और रुकने के बाद फिर वापस नीचे की ओर गिरेगा। बात समझ में आ रही, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा फाइनल पॉइंट आया होगा जहां पे उसका वेलोसिटी कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, तभी तो उसके बाद फिर ये वापस उल्टी दिशा में आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका जो वेलोसिटी है, जितने स्पीड से वो फेंका, वो ये क्वेश्चन पहले ही बोल रहा है कि वो कितने से फेंक रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी है इसका 20, फाइनल हो गया इसका 0। इतना समझ में आ गया। अब अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें क्या काम कर रहा है, थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया, धरती के सेंटर की ओर कोई खींचता है तो किससे खींचता है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जिसका मान होता है 9.81 या फिर लगभग इसको हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर मान लेते हैं, ठीक बात है।
तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला लग जाएगा न्यूटन के तीसरा गति का जो इक्वेशन है उसका तीसरा जो है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस जो है हमारा क्या है, अगर हम अपवर्ड की बात करते हैं, यदि वो ऊपर की ओर जा रहा है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये एक्सेलरेशन जो है वो g में हो जाएगा। मतलब v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gs ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करता है तो यहाँ माइनस लगता है, और अगर उसके साथ काम करता है मतलब नीचे गिर रहा होता है उस कंडीशन की बात करेंगे तो वो प्लस में काम करता है। फाइनल है हमारा 0, इनिशियल है 20, माइनस 2g को अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए मैं 10 मान लेता हूँ, और s हमें ज्ञात करना है। तो ये इसको पक्षांतर कर दूँ इस साइड, तो ये हो गया 20, सॉरी ये u स्क्वायर था, स्क्वायर होने के कारण ये हो जाएगा 20 स्क्वायर, तो ये हो गया 20 स्क्वायर। सो 20 इंटू 20 दिस मच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू एस। तो ये 0 कट जाएगा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बच कितना गया 20, और इधर कितना बचा s। मतलब कितना दूर गया होगा वो 20 मीटर। लंबाई का h का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया हमारा 20 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न ये होता है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने अपने न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम भी पढ़ा हुआ है, यह s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये होता है। तो लोगों को ये लगता है जब भी हमको लंबाई या दूरी ज्ञात करना है तो हम ये फॉर्मूला लगाएं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको मैंने इसलिए नहीं लगाया, या हम यहाँ पे इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे समय की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमको टाइम नहीं दिया गया है, हमको 2 वेलोसिटी दिया गया है। जब 2 वेलोसिटी के बारे में पता होता है तो हम वहाँ पे न्यूटन की गति का तीसरा नियम को लगाते हैं। व्हाट इज़ द करेंट फ्लो इन द बल्ब, इसमें करंट निकालना है। पावर हमको दिया है वाट पे 550, रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 22 ओम। आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है v इंटू आई, लेकिन यहाँ पे किसके टर्म्स में दिया हुआ है, रेजिस्टेंस के टर्म पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, और अच्छा करंट हमको निकालना है, मतलब हमको वोल्टेज को चेंज करना होगा। तो v इज इक्वल्स टू होता है हमारा आई आर, तो v की जगह यदि मैं आई आर रख दूँ तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर, क्योंकि आई पहले से था। तो पावर का फॉर्मूला वी आई स्क्वायर आर, और एक और मैंने बताया था आपको वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये तीनों फॉर्मूले हैं, जब जिसकी ज़रूरत पड़े आप यूज़ करो। अभी हमको इसकी ज़रूरत है, तो पावर है हमारा 550 वाट बराबर आई स्क्वायर हमें निकालना है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 22। ये 22 इधर पक्षांतर कर दूंगा तो इधर पे रह जाएगा केवल आई स्क्वायर। 11 से ये कट जाएगा 2 से, और ये 5 बार 50, और 2 से कट जाएगा 25। तो आई स्क्वायर का मान हो जाएगा 25। तो दिस इम्प्लाइज दैट आई बराबर क्या हो जाएगा 25 का वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल का आंसर होता है 5। ये बात तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, यूनिट होता है इसका एम्पियर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 5 एम्पियर। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं फ़ारेनहाइट पे। आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो पानी का जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में 100 होता है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछ रहा है फ़ारेनहाइट पे। तो आपको तो ये फॉर्मूला भी तो पता है ना कि C माइनस 0/100 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/180। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये रिलेशन होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हो। इसमें आपको मान निकालना है, और ये वाला मान आपको दिया हुआ है 100, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 0 तो 100 ही हो जाएगा। 100/100 बराबर F माइनस 32/180। ये दोनों तो कट के 1 हो जाएंगे, तो ये 180 को इधर पक्षांतर करूंगा तो 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 बराबर F माइनस 32। ये माइनस में इधर आएगा तो जुड़ जाएगा इसके साथ, तो और ये हो जाएगा हमारा 8 + 3 हो जाएगा 1, दिस 1 2 दिस मच इक्वल्स टू F 212। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। What is the rated power if an adjustable resistor bear the following label 1.5 किलो ओम एंड एम्पेयर आपको दिया हुआ है 0.08 एम्पेयर। सीधी सी बात है, आपको क्वेश्चन में पावर निकालने के लिए बोल रहा है जब उसका V नहीं दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, करंट है 0.08 और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 के ओम। के का मतलब यहाँ पे क्या है, किलो से है। तो हमें पता है कि पावर इज इक्वल्स टू आई आर के टर्म पे यदि हम देखें तो आई स्क्वायर आर होता है। आई का वैल्यू है हमारे पास 8 × 8, और इसके नीचे में ये अगर मैं हटाऊं तो ये हो जाएगा 1 और इसके बाद 2 0 तो 100, और इसके कारण भी हो जाएगा 100 क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखा जाएगा। और इंटू आर, आर है हमारा 1.5,
1.5, ये पॉइंट हटाऊंगा यदि तो उसके बाद आ जाएगा 1 और इसके बाद एक संख्या इसलिए हो जाएगा 0 और चूंकि किलो में है इसलिए इसमें 1000 का अलग से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 1 1 0 2 0 1 0 2 0 इतना कट जाएगा। अब बाकी जो रह गया हमारा 8 8 64 15 डिवाइडेड बाई ये है हमारा 100, कुछ इस तरीके से। ये हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई करने से दिस मच इक्वल्स टू हमको मिलता है 9.6, पावर है इसलिए आंसर आएगा हमारा वॉट पे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा 9.6 वॉट। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू स्लाइडिंग। ये सब पढ़ने से अच्छा है मैं आपको कंडीशन बता दूं। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, या मैं सिंबॉलिक रूप में लिखूं तो म्यू लिमिटिंग, कुछ ऐसा मैं लिख देता हूं, और एक होता है म्यू स्लाइडिंग या स्टैटिक जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है म्यू ऑफ रोलिंग। मतलब देखिए कौन कौन सा कंडीशन बोला है, लिमिटिंग की बात कर रहे हैं, रोलिंग की बात कर रहे हैं और स्लाइडिंग की बात कर रहे हैं। क्लियर है। लिमिटिंग कंडीशन कब होता है, जैसे कि मैं बात करूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको यदि हम खींच रहे हैं इसमें F बल लगाकर, तो लिमिटिंग का मतलब वो पॉइंट जब ये जस्ट मूव करना स्टार्ट करने वाला होगा उससे जस्ट पहले जितना इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कहलाता है इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही। स्लाइडिंग का मतलब क्या है, जब ऐसे ऑब्जेक्ट जब इसको घसीटते हुए जब हम लेकर चलते हैं, जैसे कि ये रखा हुआ है, इसको घसीटते हुए ऐसे लेके जाया जाएगा तो ये क्या लगेगा हमारा स्लाइडिंग। और रोलिंग की बात करें तो क्या होता है, जब ये गोल गोल जैसे कि जो व्हील्स जो होते हैं हमारे जो गोल गोल घूमते हैं वहां पे लगता है रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर है। याद रखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा लगता है, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और उससे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। मीन्स रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, इसीलिए जितने भी आपके व्हीकल जो हैं उसमें पहियों का इस्तेमाल किया जाता है जो गोल घूमता है। क्लियर है। अदरवाइज लोग चाहते थे ऐसे रेक्टेंगुलर चौकोन वाले भी तो ऐसे खींचने वाले बना सकते थे, लेकिन फ्रिक्शन जो है उसमें ज़्यादा लगता है, रोलिंग में फ्रिक्शन कम लगता है। तो ये रिलेशन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके हिसाब से कौन सा मैच कर रहा है आप देख लीजिए। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस, स्लाइडिंग इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल, स्लाइडिंग हमेशा लिमिटिंग से कम होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यही हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन एंड फाइनल लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ अ सब्सटेंस। विमा में परिवर्तन बटा ओरिजिनल, जैसे मैं लंबाई की बात करूं तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और ये तो होता है हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होता है आपको पता है, स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल्स टू हम फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करते हैं जो कि प्रेशर के यूनिट के समान होता है। स्ट्रेन की हम बात करते हैं तो यही होता है हमारा विमाओं में परिवर्तन बटा ओरिजिनल विमाएं या फिर ओरिजिनल डायमेंशन। पॉइजन्स रेशियो की यदि हम बात करें तो पॉइजन्स रेशियो 1/m से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। लेटरल की जगह कभी कभी पे ट्रांसवर्स लिखा होता है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन लिखाएगा लास्ट में, ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन, और लीनियर को वो कभी कभी लिखता है एक्सियल स्ट्रेन। तो अगर ऐसे शब्दों में लिखा हो ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन एक्सियल स्ट्रेन या फिर लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, तो वो किसको दर्शाता है, पॉइजन्स रेशियो को दर्शाता है। क्योंकि ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये सब का सेपरेट वीडियो आपके चैनल पे यहाँ पे डला हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा उन सब चीज़ों को। तो ये तो था 25 क्वेश्चंस का सीरीज़। उम्मीद है आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। एक एक न्यूमेरिकल का भी डिस्कशन मैंने इसलिए किया है क्योंकि कुछ बच्चों का कहना था कि सर न्यूमेरिकल को भी आप जब सॉल्व करते हैं तो आप बिल्कुल बताइए ताकि हमको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।